हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल राजस्थान जीके 2.0 में। तो बात करेंगे अपन राजस्थान के इतिहास के बारे में, जिसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे रणथंभौर के इतिहास के बारे में, क्योंकि जालोर का इतिहास मैंने आपको पढ़ा दिया। अब उसके बाद में रणथंभौर का इतिहास। रणथंभौर रणथंभौर का इतिहास। रणथंभौर का इतिहास। तो रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक गोविंदराज चौहान था। रणथंभौर के इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं अपन। रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक गोविंदराज चौहान था। कब की इसने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना कब की? तो वह की 1194 ईस्वी में। अब कैसे की तो उसके बारे में अपन अब बात करेंगे। जैसे कि मैं आपको बात बताऊं, जो कन्नौज है, कन्नौज का शासक था जयचंद गैडवाल, और इसके एक पुत्री थी, उसका नाम था संयोगिता। उसका नाम था संयोगिता। इधर अजमेर के शासक थे पृथ्वीराज चौहान थर्ड। और यहां पे बात करें अपन गजनी, ये अफगानिस्तान में है वर्तमान में। अफगानिस्तान। यहां का जो शासक था मोहम्मद गौरी। तो बात कर रहे हैं अपन रणथंभौर के इतिहास के बारे में। रणथंभौर में चौहान वंश का संस्थापक था गोविंदराज चौहान। कब की स्थापना? 1194 में। अब कैसे की, तो उसके लिए मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं। जैसे कि कन्नौज का शासक था जयचंद्र गैडवाल और पुत्री का नाम संयोगिता। अजमेर का था पृथ्वीराज चौहान तृतीय, और गजनी अफगानिस्तान का शासक था मोहम्मद गौरी। तो पृथ्वीराज चौहान की शादी होती है संयोगिता से। गंधर्व विवाह करता है, ये प्रेम विवाह जिसे अपन कहते हैं। इन दोनों की हो जाती है शादी, और शादी होने के पश्चात इनसे एक पुत्र पैदा होता है, उसका नाम था गोविंदराज। पुत्र पैदा हुआ दोनों से, जिसका नाम था गोविंदराज चौहान। कन्नौज का शासक जयचंद्र गैडवाल, और इसकी पुत्री का नाम था संयोगिता, और अजमेर के थे हमारे पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इन दोनों की शादी होती है, और शादी होने के पश्चात इन दोनों को एक पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम था गोविंदराज चौहान। इधर क्या होता है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में तराइन का पहला युद्ध होता है, जो कब होता है? 1191 को। इस युद्ध में चौहान की होती है जीत और इसकी होती है हार। फिर जस्ट उसके बाद में 1194 को वापस इन दोनों के बीच में तराइन का सेकंड युद्ध होता है। और इस युद्ध में जो गौरी है, इसकी होती है जीत
और पृथ्वीराज चौहान की होती है हार। और विजय के उपरांत ये जो अजमेर है, ये जो अजमेर है, इस अजमेर का जो गवर्नर है, अजमेर का गवर्नर कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया। मतलब ये जो तराइन का सेकंड युद्ध हुआ, इस सेकंड युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुआ और मोहम्मद गोरी इसमें विजयी रहा। तो मोहम्मद गोरी ने जीतने के पश्चात में अजमेर का जो गवर्नर था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया। और ये स्वयं मोहम्मद गोरी था, ये वापस गजनी मतलब अफगानिस्तान में चला गया। फिर क्या हुआ, जो गोविंदराज चौहान है, इस गोविंदराज चौहान के द्वारा ऐबक को, कुतुबुद्दीन ऐबक को भारी मात्रा में टैक्स दिया गया, भारी मात्रा में टैक्स दिया गया। और ये जो अजमेर है, ये अजमेर का क्षेत्र पुनः प्राप्त कर लिया जाता है गोविंदराज चौहान के द्वारा। क्या होता है, गोविंदराज चौहान कुतुबुद्दीन ऐबक को भारी मात्रा में टैक्स देता है और टैक्स देके अजमेर का जो क्षेत्र है ये वापस पुनः प्राप्त कर लेता है। लेकिन क्या होता है, गोविंदराज चौहान है, इसके एक भाई का नाम था हरराज। इस हरराज के द्वारा गोविंदराज चौहान के ऊपर वापस अटैक किया जाता है, आक्रमण किया जाता है। आक्रमण किया जाता है और इस आक्रमण में जो गोविंदराज चौहान है ये हारने के पश्चात कहां पे आ जाता है, रणथंबोर में आ जाता है। और इस प्रकार 1194 में रणथंबोर में चौहान वंश की नींव रखता है। ये थी रणथंबोर में चौहान वंश की स्थापना कैसे हुई उसके बारे में जानकारी। इसका एक बार फिर रिवीजन करते हैं। जैसे रणथंबोर में चौहान वंश का संस्थापक गोविंदराज चौहान था। कब की इसने स्थापना, 1194 में की। कैसे की अब बताता हूं मैं आपको। कन्नौज का शासक बताया मैंने आपको जयचंद्र गेडवाल, और इसकी पुत्री का नाम बताया संयोगिता। अजमेर का पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। इस पृथ्वीराज चौहान तृतीय और संयोगिता का गंधर्व विवाह होता है, मतलब प्रेम विवाह होता है। और विवाह के पश्चात इनको एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था गोविंदराज चौहान। ये यहां तक थी बात। उसके बाद में जो पृथ्वीराज चौहान है और मोहम्मद गोरी है, इसके बीच में तराइन का पहला युद्ध होता है 1191 को। इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहते हैं। लेकिन अगले ही वर्ष 1192 को तराइन का सेकंड युद्ध होता है और इस युद्ध में जो पृथ्वीराज चौहान है ये पराजित हो जाता है और जो मोहम्मद गोरी है वो विजयी रहता है। विजय प्राप्त करने के बाद में जो अजमेर है, इस अजमेर का गवर्नर गजनी के द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाया जाता है। फिर बाद में जो गोविंदराज चौहान है वो काफी मात्रा में ऐबक के लिए टैक्स देता है और टैक्स देने के पश्चात में जो अजमेर का क्षेत्र है ये पुनः प्राप्त कर लेता है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान के भाई हरराज के द्वारा गोविंदराज चौहान के ऊपर अटैक किया जाता है और ये गोविंदराज चौहान अजमेर का क्षेत्र छोड़कर रणथंबोर में आ जाता है। और इस प्रकार 1194 में रणथंबोर में चौहान वंश की नींव रखता है। ये थी बात कि रणथंबोर में कैसे चौहान वंश की स्थापना हुई। उसके बाद में रणथंबोर में जो अगले पराक्रमी शासक हुए उनके बारे में बात करते हैं। रणथंबोर में सबसे पराक्रमी सम्राट हुए थे हम्मीर देव चौहान। हम्मीर देव चौहान। इनके पिता का नाम जैत्र सिंह, मां का नाम हीरा देवी, पत्नी का नाम रंग देवी और पुत्री का नाम था देवल। हम्मीर देव चौहान के पिता का नाम बताया मैंने जैत्र सिंह,
माता का नाम बताया हीरा देवी, पत्नी का नाम बताया रंगा देवी या रंग देवी, एक ही बात है। उसके बाद में पुत्री का नाम बताया मैंने देवल। जो हमीरदेव चौहान के पिता थे जयत्र सिंह, इन्होंने 32 वर्ष तक शासन किया था। इसी कारण हमीरदेव चौहान ने अपने पिता के 32 वर्षों के शासन की याद में 32 खंभों की छतरी का 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। और ये जो 32 खंभों की छतरी है, 32 खंभों की छतरी, इसको अपन क्या कहते हैं? न्याय की छतरी भी कहते हैं। न्याय की छतरी कहते हैं। हमीरदेव चौहान के पिता का नाम जयत्र सिंह, मां का नाम था हीरा देवी, पत्नी का नाम रंग देवी और पुत्री का नाम था देवल। जयत्र सिंह ने 32 वर्षों तक शासन किया था। उनके इस शासन की याद में जो हमीरदेव चौहान था, उसने 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। और ये जो 32 खंभों की छतरी है, इसको अपन न्याय की छतरी भी कहते हैं। जो हमीरदेव चौहान है, इस हमीरदेव चौहान के लिए जो आचार्य बृहस्पति है, आचार्य बृहस्पति, उनके द्वारा शाकंभरी नरेश बोला गया है इनको। शाकंभरी नरेश। उसके अलावा 16 युद्धों का विजेता भी कहा गया। हमीरदेव चौहान के द्वारा वैसे बेसिकली 17 युद्ध लड़े गए थे, उसमें से 16 युद्धों का विजेता बोला जाता है हमीरदेव चौहान को। अब बात करेंगे अपन कौन कौन से युद्ध हुए रणथंभौर में, उनके बारे में। तो जैसे कि बात करें दिल्ली सल्तनत, और इधर बात करें हमीरदेव चौहान रणथंभौर के। रणथंभौर और यहां के शासक थे हमीरदेव चौहान। और इन हमीरदेव चौहान का जो समय था, ये 1282 से 1301 था। रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान, इनका समय था 1282 से 1301 तक। इधर चल रही थी हमारी दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत में इस समय जो शासन था वह था पहले नंबर पे गुलाम वंश। इसका समय था 1206 से 1290। उसके बाद में अगला जो वंश था वह था खिलजी वंश, और खिलजी वंश का टाइम था 1290 से 1316 तक। खिलजी वंश का वैसे संस्थापक था जेके, मतलब जलालुद्दीन खिलजी। और इस जलालुद्दीन खिलजी का जो टाइम था वह था 1290 से 1296। उसके बाद में ये जो जलालुद्दीन खिलजी है, इस जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर देता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी, मतलब एके। और इस एके का जो समय था वह था 1296 से 1316 तक।
ये समय था इसका, अलाउद्दीन खिलजी का। अब हमीरदेव चौहान का समय था 1282 से 1301 तक। तो इसके जो समकालीन पहला जो दिल्ली सल्तनत का शासक था वो था जलालुद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत। और उस समय इसके जो समकालीन था उसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी, मतलब जेके। ये जेके सीमेंट नहीं है, जलालुद्दीन खिलजी है। अब क्या होता है, इन दोनों के बीच में झाइन का युद्ध हुआ। झाइन का युद्ध और कब हुआ? 1291 को ये झाइन का युद्ध हुआ इन दोनों के बीच में। तो जलालुद्दीन खिलजी यहां से अटैक करने के लिए रवाना हुआ और यहां पे आया। जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा झाइन के ऊपर अधिकार कर लिया गया। वैसे जो झाइन है ना, इस झाइन को रणथंभौर दुर्ग की कुंजी बोला जाता है। जैसे जालोर दुर्ग की कुंजी अपन सिमाना को कहते हैं, वैसे रणथंभौर दुर्ग की कुंजी झाइन को बोला जाता है। तो झाइन दुर्ग के ऊपर अधिकार कर लिया जाता है, लेकिन रणथंभौर दुर्ग पे अधिकार नहीं कर पाता है जलालुद्दीन खिलजी, और वापस कहां पे आ जाता है? दिल्ली में आ जाता है। फिर एक बार फिर वापस अटैक किया जाता है जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा, और इस बार भी ये पराजित ही रहता है और वापस कहां पे आ जाता है? दिल्ली में। तो कहने का तात्पर्य यह है, अगर परीक्षा में पूछा जाए कि जो जलालुद्दीन खिलजी है, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा रणथंभौर के ऊपर कितने अटैक किए गए, आक्रमण किए गए, तो उसका आंसर आएगा 2। 2 बार आक्रमण किया गया था। किसके द्वारा? जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। ये थी झाइन के युद्ध के बारे में बात। अब आगे की चर्चा करते हैं अपन। आगे क्या होता है, जो अलाउद्दीन खिलजी है ये अपने जलालुद्दीन खिलजी, जो इसका चाचा वो दामाद भी लगता था, इसकी हत्या कर देता है। और 1296 में जो अलाउद्दीन खिलजी है ये स्वयं शासक बन जाता है। कहां का? दिल्ली का। तो अपन दिल्ली दरबार की बात करते हैं कि दिल्ली दरबार में क्या हुआ और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा क्यों रणथंभौर के ऊपर अटैक किया गया, उसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। रणथंभौर, यहां का शासक हमीर देव चौहान, और इधर ये था दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार। तो अपन पहले दरबार बनाते हैं, जैसे कि ये बना रहा हूं मैं आपके सामने। यह है दिल्ली दरबार, और यहां पे बैठा हुआ था अलाउद्दीन खिलजी एके। यहां पे बैठा हुआ था एके, और यहां पे इसका एक मंगोल का दोस्त था, मित्र था, जिसका नाम था महमूद शाह। और इधर यहां पे झरोकों पे अलाउद्दीन खिलजी की जो पत्नी थी चिमना बेगम, इसी का दूसरा नाम मिलता है अपन को मराठा बेगम। तो महमूद शाह और मराठा बेगम या चिमना बेगम के बीच में प्रेम प्रसंग हो जाता है, और यहां पे था गार्डन। यहां पे जो चिमना बेगम थी ये गार्डन में आ जाती है, और इधर से महमूद शाह भी गार्डन में आ जाता है। इन दोनों के मध्य में वार्तालाप होती है। इस बात का पता चलता है किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। तो अलाउद्दीन खिलजी भी यहीं पे आ जाता है।
अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद शाह को कहता है कि साहब आप मेरी जो बेगम है, प्रिय बेगम, मराठा बेगम या चिमना बेगम, आप इसको छोड़ दो। लेकिन मोहम्मद शाह साफ इनकार कर देता है और बोलता है कि मैं तो शादी करूंगा तो चिमना बेगम या फिर मराठा बेगम से। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ऐसा बोला गया कि आप मेरी धन ले लो, दौलत ले लो, मेरा साम्राज्य ले लो, लेकिन आप मेरी प्रिय बेगम चिमना बेगम को छोड़ दो। लेकिन मोहम्मद शाह क्या कहता है, मैं वसूलों से बगावत नहीं करने वाला और तौहीन मोहब्बत नहीं करने वाला, ये नजराना मुझे पेश न करो साहिब, मैं चिमना को छोड़ के किसी और पे नहीं मरने वाला। ऐसा कहने के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद शाह के ऊपर करता है अटैक, और अटैक के पश्चात ये जो मोहम्मद शाह है, ये मोहम्मद शाह यहाँ से कहां पे आ जाता है, रणथंभौर के पास में, मतलब रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान के पास में, और यहाँ पे ये शरण लेता है। तो फिर क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो हमीरदेव चौहान है, इनके पास में संदेश भिजवाया जाता है कि मेरा एक देशद्रोही जो सैनिक है या फिर मित्र मान लो आप, वो आपके पास में आया है, आप मुझे उसे वापस करो। लेकिन हमीरदेव चौहान शरणागत को सुरक्षा का वचन देने वाले शासक थे, इसी कारण इनको इतिहास में हठी अमीर के नाम से भी जाना जाता है। और इनके लिए एक लाइन है जो बहुत प्रसिद्ध है, सिंह सबन सत्पुरुष बचन कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। मतलब हमीरदेव चौहान ने अगर एक बार कोई कमिटमेंट कर ली तो उसको या फिर उस काम को किए बगैर वह नहीं रह सकता। इसी कारण जो महमूद शाह था, इस महमूद शाह को हमीरदेव चौहान ने शरण दी। यही रणथंभौर पे अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का एक कारण बनेगा। उसके अलावा जो रणथंभौर दुर्ग है, इसका आर्थिक और सामरिक महत्व भी था। ऐसा बोला जाता है कि राजस्थान के सभी दुर्ग नहीं है, जबकि ये बख्तरबंद है, मतलब ये बहुत अच्छा दुर्ग था और आर्थिक और सामरिक दृष्टि से इसका काफी महत्वपूर्ण स्थान भी था। इसी कारण जो अलाउद्दीन खिलजी है, अब ये डायरेक्टली आक्रमण करेगा किसके ऊपर, रणथंभौर के ऊपर। ये मोहम्मद शाह को शरण देने के चक्कर में ये इतना मामला हुआ। उसके अलावा जो अलाउद्दीन खिलजी था, ये जलालुद्दीन खिलजी की हत्या का भी या फिर उसकी पराजय का भी बदला लेना चाहता था, किससे, हमीरदेव चौहान से। तो आगे क्या होता है, 1299 की घटना, या फिर इसी को कह सकते हैं अपन हिंदुवाट घाटी का युद्ध। ये हिंदुवाट घाटी में लड़ा गया था, इसी कारण इसको हिंदुवाट घाटी का युद्ध भी कहा जाता है। तो इधर हमारे रणथंभौर के शासक हमीरदेव चौहान, रणथंभौर के शासक बताया मैंने हमीरदेव चौहान। इधर दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे, इस दिल्ली सल्तनत के शासक थे या दिल्ली के शासक थे अलाउद्दीन खिलजी। और इसमें इस हिंदुवाट घाटी के युद्ध में क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति, कौन कौन से, उलुग खां और एक का नाम था नुसरत खां। और इधर हमीरदेव चौहान के भी दो सेनापति, एक का नाम भीम सिंह और दूसरे का नाम धर्म सिंह। भीम सिंह और धर्म सिंह, मतलब ये जोड़े में जो भी सेनापति आएंगे ना, उनको आप अच्छे से याद रखना। इधर हमीरदेव चौहान के दो सेनापति भीम सिंह और धर्म सिंह। उसके बाद में जो दिल्ली सल्तनत थी, इस दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपने दो सेनापति भेजे, एक का नाम उलू खां और दूसरे का नाम नुसरत खां। तो इस भीम सिंह और धर्म सिंह, इन दोनों ने टारगेट कर रखा था कि अपन अगर एक को मौत के घाट उतार देंगे तो सेना का मनोबल कमजोर होगा और वो वैसे ही पराजित हो जाएगी। तो भीम सिंह और धर्म सिंह ने मिलके क्या किया, इस नुसरत खां की कर दी हत्या। ये क्वेश्चन आ भी चुका है कि
अलाउद्दीन खिलजी के रणथंबोर अभियान के दौरान जो अलाउद्दीन खिलजी है इसका कौन सा सेनापति मारा गया था, तो उसका नाम है नुसरत खां। रणथंबोर अभियान के दौरान जो अलाउद्दीन खिलजी है इसका ये जो सैनिक था नुसरत खां, ये मारा गया था। फिर क्या हुआ, नुसरत खां की हत्या के पश्चात जो धर्म सिंह था ये तो वापस कहां पे चला गया, रणथंबोर में हमीरदेव चौहान के पास में, लेकिन ये भीम सिंह यहीं पे डटा रहा। तो क्या होता है, उल्लू खां और इसके कुछ साथियों ने मिलके इस भीम सिंह की क्या कर दी, हत्या, इसकी कर दी हत्या। तो इसमें ध्यान रखने की क्या बात है, रणथंबोर 1299 में या हिंदुवाड़ घाटी के युद्ध के दौरान या फिर रणथंबोर के युद्ध के दौरान जो हमीरदेव चौहान है इसका कौन सा सेनापति मारा गया, भीम सिंह मारा गया, और इधर से कौन मारा गया, नुसरत खां मारा गया। फिर क्या होता है, जो हमीरदेव चौहान है इस भीम सिंह की मृत्यु का या वीरगति को प्राप्त होने का कारण किसको मानता है, धर्म सिंह को। धर्म सिंह को इसका कारण मानता है और इसको धर्म सिंह को अपदस्थ कर देता है, अपदस्थ कर देता है। और इसी के स्थान पे जो धर्म सिंह है ये धर्म सिंह का एक भतीजा था, भतीजा जिसका नाम था भोज। इस भोज को अपना नया सेनापति घोषित करता है। लेकिन क्या होता है, ये जो धर्म सिंह है ये वापस चापलूसी करके किसकी, हमीरदेव चौहान की, और वापस मंत्री का पद प्राप्त करता है। और ये जो भोज है ये भोज वापस अपदस्थ होने के बाद में कहां पे आ जाता है, दिल्ली में, किसके पास में, अलाउद्दीन खिलजी के पास में। और जो अगला 1301 का जो महत्वपूर्ण युद्ध होगा उसके लिए किसको प्रोत्साहित करता है, अलाउद्दीन खिलजी को। ये थी 1299 की घटना, या फिर इसको अपन कह सकते हैं हिंदुवाड़ घाटी का युद्ध। हिंदुवाड़ घाटी का युद्ध भी कह सकते हैं अपन इसको। अब आएगा 1301 का रणथंबोर का युद्ध। और यहाँ पे दिल्ली और दिल्ली के शासक थे अलाउद्दीन खिलजी, मतलब एक इधर हमीरदेव चौहान और इनकी जो पत्नी थी, पत्नी उनका नाम है रंगा देवी या रंग देवी, और इनके दो सेनापति भी थे इसमें, सेनापति, एक का नाम तो रणमल और एक का नाम था रतिपाल। रतिपाल। तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना यहाँ पे अटैक करने के लिए यहाँ पे पहुंच जाती, काफी लंबे समय तक घेरा रहता है, लेकिन ये अलाउद्दीन खिलजी विजय प्राप्त नहीं कर पाता है। और हमीरदेव चौहान के पास में भी खाने के साधनों की कमी आ जाती है। तो क्या करता है, जो हमीरदेव चौहान है रणमल और रतिपाल को वार्तालाप करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के पास में भेजता है। और वार्तालाप के साथ ही अलाउद्दीन खिलजी रतिपाल और रणमल को बोलता है, आप में तो एक राजा होने के सभी गुण हैं, आप कहां सेनापति का पद लिए हुए हो, आप तो एक योग्य शासक हो। ऐसा कहने के पश्चात ये जो रतिपाल है और रणमल है ये रणथंबोर दुर्ग के जो गुप्त रास्ते हैं ये अलाउद्दीन खिलजी को बता देते हैं। और अलाउद्दीन खिलजी बेसिकली इनको क्या देता है, लालच। और लालच देने के बाद में इन दोनों के बीच में यहाँ पे युद्ध होता है, युद्ध। और युद्ध में हमीरदेव चौहान के द्वारा तो क्या किया जाता है, केसरिया, केसरिया। और जो रंगा देवी है इस रंगा देवी के द्वारा क्या किया जाता है, जौहर। केसरिया किसे बोलते हैं, जब राजपूत शासक थे तो युद्ध में उनको जब पराजय सामने दिखती थी तो उस समय क्या है, अपने सिर पर केसरिया रंग की पगड़ी धारण करके युद्ध करते थे, उसे बोलते हैं अपन केसरिया। और जौहर तो आप जानते ही हो, जौहर किसे कहते हैं, अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अग्निकुंड में अपने प्राणों की आहुति देना ही जौहर कहलाता है। और ये दोनों मिलने के पश्चात में केसरिया और जौहर, इसको बोला जाता है फिर शाका।
शाखा, और ये राजस्थान के इतिहास का पहला शाखा था, प्रथम शाखा था। अगर आपसे पूछे राजस्थान के इतिहास का पहला शाखा कौन सा था, तो ये रणथंभौर वाला 1301 युद्ध वाला शाखा था। ये वाली बात थी। हम्मीरदेव चौहान के द्वारा केसरिया किया गया और रंगा देवी के द्वारा जोहर किया गया। जौहर और केसरिया दोनों मिलने के पश्चात में क्या कहलाते हैं, शाक्य, और ये राजस्थान के इतिहास का पहला शाखा था। उसके अलावा अपन को कुछ ग्रंथ है जिनसे रणथंभौर के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उन ग्रंथों की भी साथ में ही चर्चा करते हैं। जैसे एक इतिहासकार हुए नयन चंद्र सूरी, नयन चंद्र सूरी, नयन चंद्र सूरी, इन्होंने लिखा हम्मीर महाकाव्य, महाकाव्य। उसके बाद में चंद्रशेखर इसने लिखा हम्मीर हट। और उसके बाद में जैसे कि बात करें अपन हम्मीर रासो, ये लिखा शारंगधर ये लिखा था हम्मीर रासो शारंगधर ने। ये जो ग्रंथ है, जैसे कि हम्मीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया, चंद्रशेखर का था हम्मीरठ और शारंगधर का था हम्मीर रासो। इन ग्रंथों से अपन को रणथंभौर के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वैसे एक ग्रंथ और है जिसका नाम है हम्मीर मदमर्दन, लेकिन वो जो ग्रंथ है वो 1326 में जो हम्मीर सिसोदिया था मेवाड़ का, उसके बारे में जानकारी देता है, न कि रणथंभौर के बारे में। ये जो तीन ग्रंथ हैं, इनसे अपन को रणथंभौर के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके अलावा एक वक्तव्य कहा था, किसने? जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी ने में ऐसे, मतलब रणथंभौर जैसे ऐसे 10 किलों को मुसलमान सैनिक के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। जब 1291 में जलालुद्दीन खिलजी की हार हो जाती है, उस समय जलालुद्दीन खिलजी क्या बोल के जाता है रणथंभौर दुर्ग के लिए, कब मैं ऐसे 10 किलो को मुसलमान के सैनिक के सिर के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। और वैसे हम्मीरदेव चौहान विशेष फैक्ट है ये। हम्मीरदेव चौहान, इसने सबसे पहले भीमरस के राजा अर्जुन को हराया था। हम्मीरदेव चौहान के द्वारा सबसे पहले भीमरस के राजा अर्जुन को हराया गया था। उसके अलावा जो हम्मीरदेव चौहान थे, हम्मीरदेव चौहान इसके द्वारा कोटिय जन यज्ञों
का आयोजन करवाया गया, आयोजन करवाया गया। और ये कोटीय जन जो यज्ञ थे, इनकी जो तुलना थी, तुलना तुलना वो किससे की जाती थी? अश्वमेध यज्ञ से, अश्वमेध यज्ञ से। यज्ञ से। और ये जो अश्वमेध यज्ञ थे, ये जयपुर के सवाई जय सिंह द्वितीय के द्वारा करवाया गया था, जो हिंदू परंपरा के अनुसार अंतिम अश्वमेध यज्ञ करवाने वाले शासक थे। तो ये आपके राजस्थान के रणथंभौर जिले का इतिहास था। अब अगली क्लास में अपन बात करेंगे, अगली क्लास में बात करेंगे बीकानेर, बीकानेर के राठौड़ों के बारे में। तो बीकानेर की कैसे स्थापना हुई, बीकानेर में कौन कौन से शासकों ने शासन किया, कौन कौन से राठौड़ राजा थे वहां पे, उनके बारे में अगली क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है।